मैं हनुमान साय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। आज हम BA पार्ट सेकंड विषय हिंदी पेपर फर्स्ट रीतिकाल के टॉपिक रीतिकाल के नामकरण पर अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी काव्य को चार भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल, जिसे आधुनिक काल भी कहते हैं। हिंदी साहित्य का रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है। इसका जो समय है वह अधिकतर विद्वान 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मानते हैं। इस उत्तर मध्यकाल को विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिनमें प्रमुखतः मिश्रबंधु, जिन्होंने इसको अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने शास्त्रीय काल नाम से अभिहित किया गया है। इन सब विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं या इस नाम के पीछे अपना समर्थन व्यक्त किया है। क्रमशः हम एक एक विद्वान का नाम और उसके समर्थन पर विवेचन करते हुए हमें इस युग की कविता के लिए जो उपयुक्त नाम है उस पर चर्चा करनी है। सर्वप्रथम हम अलंकृत काल नाम जो मिश्र बंधुओं ने दिया है, उन्होंने इसके समर्थन में कहा है कि इस युग की कविता की मूल प्रवृत्ति अलंकरण की परिपाटी थी, अर्थात कवि कविता को अलंकृत करते थे, अलंकरणों से उसको सजाते थे। ये प्रवृत्ति सभी कवियों में थी और मुख्य प्रवृत्ति थी। इसलिए मिश्र बंधुओं ने इस नाम को इस कविता के लिए उपयुक्त माना है, परंतु ये नाम इस कविता के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि केवल उस युग के जो कवि थे वो कविता को अलंकृत नहीं करते थे, बल्कि और जो काव्यांग है उसका भी उन्होंने अपने काव्य में यथास्थान महत्व दिया। कवियों की प्रवृत्ति अलंकार युक्त रचनाएं करने की मूल रूप से नहीं थी, उन्होंने इसकी उपेक्षा रस पर अधिक बल दिया। इसलिए अलंकरण की प्रवृत्ति मुख्य नहीं थी, बल्कि और रसों का भी और काव्यांगों का भी इसमें वर्णन किया गया है। अलंकृत काल कहने से जो मुखर और प्रवृत्तियाँ थी वो छूट जाती है। इसलिए मिश्र बंधुओं द्वारा सुझाया हुआ नाम इस युग की कविता के लिए सही नहीं बैठता। दूसरा जो नाम है वह है श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नाम श्रृंगार काल नाम दिया है। उनका तर्क ये है कि इस युग की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है या श्रृंगार रस का वर्णन करना है, और इस युग की कविता का श्रृंगार वर्णन मूल प्रतिपाद भी है या वर्ण विषय भी है। इस संपूर्ण काल अवधि में श्रृंगार रस का वर्णन करना प्रचुरता से
किया गया है, इसलिए इस युग की कविता को श्रृंगार काल कहना चाहिए। लेकिन ये श्रृंगार वर्णन जो इन्होंने किया है, ये इस कविता का मूल उद्देश्य नहीं था, बल्कि अपने आश्रयदाता को रिझाने के लिए वो श्रृंगार वर्णन कर रहे थे। इसके पीछे केवल अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना या उसकी जो वासनात्मक भावनाएं थी उनको भड़काना नहीं था, बल्कि उस राजा से अर्थ प्राप्त करना भी था। इसलिए श्रृंगार वर्णन करना या श्रृंगार रस की प्रचुरता होना इस युग की मूल विशेषता नहीं थी, ये ओढ़ी हुई मानसिकता थी, मूल उद्देश्य उनका नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस नाम को लेकर दबी जबान में स्वीकृति दी और ये कहा कि यदि इस युग की कविता में श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता रही है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस काल को श्रृंगार काल कहना चाहे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ विचारणीय बिंदु ये है कि समस्त कवियों का लक्ष्य केवल श्रृंगार रस का शुद्ध वर्णन करना नहीं था। जैसा हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यद्यपि इस युग की कविता में श्रृंगार रस का वर्णन सभी कवियों ने किया है, लेकिन वो उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि अनेक स्थलों पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे शुद्ध श्रृंगार रस न होकर श्रृंगार भास हो। अतः श्रृंगार रस का वर्णन करना एक प्रस्थिजन्य बाह्य प्रवृत्ति मात्र थी। ये प्रवृत्ति मुख्य रूप से स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि रीति के आश्रित है। इसलिए श्रृंगार काल भी इसी कविता के लिए सही नहीं बैठता। अगला जो नाम है वो कलाकाल है। ये नाम डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने इस युग की कविता को कलाकाल नाम क्यों दिया है, क्योंकि कलाकाल व अलंकृत काल लगभग दोनों एक से हैं। अंतर उनमें केवल इतना ही है कि कलाकाल शब्द अपनी परिधि में समस्त कला पक्ष अर्थात शिल्प को समेटे हुए हैं, जबकि अलंकार काल कला के एक पक्ष को, यदि रसाल जी द्वारा अभित कलाकाल नाम को स्वीकार कर भी लिया जाए तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि इस युग की जो कविता थी, यह जो काल था वह कला का ही काल है तथा इसमें भाव तत्व या रसिकता को कोई स्थान नहीं है। अतः ये नाम स्वीकार कर लेने से इस युग की कविता का जो भाव पक्ष है वो छूट जाएगा, इसलिए ये नाम भी इस युग के लिए उपयुक्त नहीं है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इस युग को रीति श्रृंगार काल नाम दिया। इस नाम में ही द्वैतता है, इस नाम में ही दो नाम है, रीति और श्रृंगार काल। अतः किसी एक युग में दो प्रवृत्ति समानांतर या दो नाम नहीं दिए जा सकते, क्योंकि रीति और श्रृंगार ये अलग अलग नाम हैं। इसलिए मूल जो प्रवृत्ति थी, जो वर्ण विषय वो श्रृंगार है, लेकिन उस युग की जो काव्य रचना की पद्धति थी वो रीति थी। सभी काव्यांगों की चर्चा करते थे, लेकिन काव्यांगों की चर्चा अपने मन को तुष्ट करने के लिए करते थे, और श्रृंगार में भी वो श्रृंगार रस का जो रस राजत्व होना चाहिए था वो नहीं है। इसलिए किसी एक युग की कविता को दो नामों से अभिहित नहीं किया जा सकता, अतः ये नाम भी इस युग की कविता के लिए असंगत है। डॉक्टर रामदास मिश्र ने इस युग को शास्त्रीय काल नाम दिया, क्योंकि ये जो इस तरह की जो परंपरा थी, काव्य रचने की जो परंपरा थी, वो संस्कृत से आई है, और संस्कृत में काव्य शास्त्रीय विवेचन शुद्ध रूप में था। अतः काव्यांगों की चर्चा उन्होंने की, वैसी परंपरा हिंदी के कवियों ने चलाई।
लेकिन वैसा वैसे जो काव्य ग्रंथ इन कवियों ने नहीं लिखे, ये सही रूप में आचार्य नहीं थे। जैसे संस्कृत के कवि आचार्य थे वैसे आचार्य नहीं थे, बल्कि इनको इतनी समझ भी नहीं थी। इसलिए ये केवल लक्षण ग्रंथों के नाम पर इन्होंने केवल तुकबंदी की है, रटी रटाई बातों को कहा है। इसलिए सही मायने में इन्होंने काव्य शास्त्र नहीं लिखे। इसलिए या ये कहा जाए कि काव्य शास्त्रीय विवेचन सही मायने में इन लोगों ने नहीं किया। अतः ये नाम भी शिव की कविता के लिए उपयुक्त नहीं है। अंत में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रीतिकाल नाम है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये नाम अन्य जो नाम है, अलंकार काल, श्रृंगार काल या शास्त्रीय काल या कला काल या रीति श्रृंगार काल, उसकी अपेक्षा ये नाम अधिक वैज्ञानिक और संगत है, व्यापक है। क्योंकि इस युग की कवियों की जो प्रधान प्रवृत्ति को भी ये नाम सूचित करता है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति इस काल की मुख्य और मुखर विशेषता रही है। इतना ही नहीं, रीति शब्द में ही श्रृंगार रस का विवेचन, अलंकारों के प्रति मोह और लक्षण ग्रंथों के आधार पर अथवा लक्षण ग्रंथों के निर्दिष्ट नियमों के आधार पर रचा जाने के कारण जो मूल प्रवृत्ति उभरती है वो रीति परकता है, रीतिबद्धता है या रीति निरूपण है। रीति शब्द को व्यापक अर्थ में हमें ग्रहण करना चाहिए। रीति काव्य रचने की एक प्रणाली या एक दृष्टिकोण थी जिसमें कवि लक्षण देते हुए या लक्षणों को ध्यान में रखते हुए या स्वतंत्र रूप से काव्य रचते थे। दूसरे शब्दों हम ये कह सकते हैं, रीति काव्य रचने का वह मार्ग है जहाँ कवि काव्यांगों विशेषतः रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, न्याय का भेद, सब शक्ति आदि के लक्षण देते हुए या उनको ध्यान में रखकर काव्य रचना करते थे। अतः निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल नाम अन्य नामों की तुलना में सटीक और उपयुक्त प्रतीत होता है। रीतिकाल नाम अन्य नामों की तुलना में श्रेष्ठ प्रतीत होता है। इसलिए रीतिकाल नाम स्वीकार कर लेने पर समूचे रीतिकाल की सभी प्रवृत्तियां इसमें समाहित हो जाती है। इसलिए ये नाम सभी नामों से अधिक वैज्ञानिक, उपयुक्त और संगत है। इस संबंध में डॉक्टर भगीरथ मिश्र का मत अवलोकनीय है। उन्होंने कहा है कि कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, रीतिकाल कहने से कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। ये धारणा वास्तविक रूप से सही है। इस तरह हमने रीतिकाल के नामकरण पर विस्तृत अध्ययन किया। अगले कालांश में हम रीतिकाल की विशेषताओं पर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।